देखिए पहला क्वेश्चन है ऑफ लैक ऑफ पेरॉन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन अ सेल। ट्रांसक्रिप्शन तो केवल एक स्ट्रैंड का होता है, शो वेरी लो डिग्री नहीं, मतलब प्रोमोटर हो या टर्मिनेटर, कहां लोकेट करोगे? हेलो स्टूडेंट्स, आज T20 सीरीज में हम टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। आज हम इस टॉपिक के 20 क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवाइज करेंगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कॉलम फर्स्ट में मेसेल्सन एंड स्टॉल, हर्शे एंड चेज, ग्रिफिथ और टेलर दिया हुआ है। कॉलम सेकंड में उन्होंने किस पर काम किया? बैक्टीरियोफेज, वीसिया फाबा, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दिया हुआ है। और उन्होंने क्या काम किया वो दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, राइट? अब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं इसको। आइए देखते हैं। पहला है मेसेल्सन एंड स्टॉल। आप सब जानते हैं इन्होंने काम किया था ई कोलाई पर, राइट? और इन्होंने क्या प्रूव किया था? डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है इन बैक्टीरिया, राइट? तो हमारा हो गया 1C फर्स्ट। 1C फर्स्ट सिर्फ इसमें है बच्चों, राइट? आगे देखिए सेकंड, हर्शे एंड चेज। आप सब जानते हैं इन्होंने काम किया था बैक्टीरियोफेज में, राइट? और इन्होंने प्रूव किया था डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। याद है ना, अनिक की वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय हर्शे एंड चेज, राइट? तो सेकंड का हो गया ए एंड फोर्थ मैच हो रहा है। थर्ड देखते हैं ग्रिफिथ। ग्रिफिथ आप सब जानते हैं इन्होंने काम किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वर्ड यूज किया था, राइट? तो थर्ड का डी है और थर्ड है, थर्ड का डी है, थर्ड है। अनदर फोर्थ, टेलर। टेलर ने वीसिया फाबा पर काम किया था और प्रूव किया था डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमोसोम लेवल पर भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है। देखिए प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, यह प्रूव किया था मेसेल्सन और स्टॉल ने। लेकिन यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यह प्रूव किया था टेलर ने। यूकैरियोट में डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है, राइट? इसीलिए वो क्रोमोसोम लेवल लिखा हुआ है। तो अपना आंसर हो गया बच्चों क्या? थर्ड। ये देखिए, ये हिंदी में है और इसका आंसर एनसीईआरटी का पेज नंबर देख लीजिए, 84, 85, 86 से है। आंसर थर्ड है, राइट? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम विथ 1 and 2, है ना? तो पहला है एडाप्टर आरएनए। आप सब जानते हैं एडाप्टर आरएनए इज टीआरएनए, राइट? तो एडाप्टर आरएनए इज टीआरएनए। तो 1 का डी 2 में है बच्चों, 2 में, ठीक है। फिर कैटालिटिक आरएनए आप जानते हैं ना, आरआरएनए 23S आरआरएनए कैटालिटिक आरएनए है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। तो सेकंड का इज सी, सेकंड का सी, इसमें भी सेकंड का सी है, दोनों सेम चल रहे हैं। आरएनए दैट हेल्प इन स्प्लाइसिंग, राइट? स्प्लाइसिंग में हम सब जानते हैं एसएनआरएनए हेल्प करता है। तो थर्ड का हो गया ए, तो थर्ड का ए। और टेम्पलेट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आप सब जानते हैं टेम्पलेट का काम कौन करता है प्रोटीन बनाने के लिए? दैट इज एमआरएनए। तो फोर्थ का बी, राइट? तो आंसर क्या हुआ हमारा? फर्स्ट। ये देखिए आंसर फर्स्ट है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 94, 98, 99 से है। ये हिंदी में सेम क्वेश्चन है, राइट? इसके बाद अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, a very low level of expression of lactoperon has to be always present in the cell all the time. lactoperon मिनिमम लेवल पर हमेशा काम करते रहना चाहिए, राइट? रीजन क्या दिया है? a very low level of expression of lactoperon is always required in a cell, otherwise lactose cannot enter into the cell. समझ में आया क्या? असर्शन क्या कह रहा है? लैकोपेरॉन हमेशा मिनिमली काम करता रहेगा। रीजन क्या दिया है? मिनिमम इसलिए काम करते रहना होगा, अदरवाइज लैक्टोज एंटर ही नहीं करेगा। आप सबको पता है जब तक परमिएज नहीं होगा लैक्टोज अंदर जाएगा ही नहीं। तो लैक्टोज अंदर तभी जाएगा जब परमिएज होगा, और परमिएज कैसे मिलेगा? जब लैकोपेरॉन मिनिमली काम करता रहे। तो असर्शन के बाद बिकॉज लगा और पढ़ डालो। चलो पढ़ लेते हैं। अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम बिकॉज a very low level of expression of lactoperon is always required in a cell, otherwise lactose cannot enter into the cell.
अगर लैक ऑफ ऑपरेंड मिनिमली काम नहीं करेगा तो परमिएज नहीं होगा, परमिएज नहीं होगा तो लैक्टोज एंटर नहीं करेगा सेल में। तो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो यही आंसर होगा हमारा। देखिए ये फर्स्ट आंसर, both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion, right बच्चों। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 से है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हिंदी में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, द यूटीआरस आर प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड एट 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन ऑफ एमआरएनए। ये लाइन तो बिल्कुल सही है बच्चों। यूटीआर याद है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन। स्टार्ट कोडॉन के पहले होगा 5' एंड पर, स्टॉप कोडॉन के बाद होगा 3' एंड पर। बिल्कुल सही है ये लाइन। अगला, यूटीआर आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब आपको लग रहा होगा कि करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं बच्चे यहां पर धोखा खा रहे हो आप। यूटीआर आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, इसलिए रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन तो सही है बट रीजन इज ट्रू। तो एनसीईआरटी पेज 99 से आंसर है थर्ड। हिंदी में सेम क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म वुड बी हायर इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म, मैनी फॉर्म मतलब वेरिएशन की बात हो रही है। डीएनए में वेरिएशन के चांसेस, पॉलीमॉर्फिज्म के चांसेस आपने क्या पढ़ा है, नॉन कोडिंग पार्ट में ही तो ज्यादा होगा ना। कोटा में भी आपको यही पढ़ाया गया, नॉन फंक्शनल पार्ट में या नॉन कोडिंग डीएनए पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा होगा, राइट। बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है, म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट इन एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। ये भी सही है। देखिए नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन होता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी वहीं पर है, राइट। नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी इसीलिए है कि वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है बच्चों। नॉन फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है तो ना तो फिनोटाइप पर इफेक्ट पड़ेगा, ना तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपने सुना है ये एक्यूमुलेट होता रहता है एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। आपने यह भी पढ़ा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म लीड टू एवोल्यूशन एंड स्पीशिएशन। लगातार जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये नॉन फंक्शनल डीएनए में होने वाला वेरिएशन एक्यूमुलेट होता रहता है एंड लीड टू एवोल्यूशन एंड स्पीशिएशन, राइट। तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट सही है ये, राइट। तो आंसर फर्स्ट, एनसीईआरटी पेज 106, राइट। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी में वही। अगला देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है? नहीं होता। हां, रेप्लिकेशन जरूर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का होता है, ट्रांसक्रिप्शन तो केवल एक स्ट्रैंड का होता है। एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है और जिस एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, राइट। तो ये लाइन ट्रांसक्रिप्शन के लिए है, तो दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल सही है। ट्रांसक्रिप्शन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी पर ही बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पर बेस्ड है। डीएनए में जहां ए होगा सामने यू लगेगा, जहां टी होगा वहां ए लगेगा, जी के सामने सी लगेगा, सी के सामने जी लगेगा, तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी पर तो बेस्ड है। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। यही आंसर है पेज नंबर 91, राइट बच्चों। अगला देखिए, हिंदी में सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन आई बच्चों लैक ऑपरेरॉन वाली, एसोसिएटेड विद द लैक ऑपरेरॉन इज करेक्ट। आई जीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? याद है आपको, कोटा में पढ़ाया गया है कि आई जीन जो है हाउसकीपिंग जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, हर वक्त काम करती है, लैक्टोज हो चाहे ना हो। और देखिए ना, फर्स्ट स्टेटमेंट यही तो है, एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द आई जीन वेदर लैक्टोज इज प्रेजेंट और नॉट। ये सही है बिल्कुल। दूसरा देखिए, एमआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द आई जीन ओनली व्हेन लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट। ये कह रहा है एमआरएनए तभी बनेगा आई जीन से जब लैक्टोज ना हो। नहीं,
लैक्टोज हो या ना हो, आई जीन हाउसकीपिंग जीन है, बनेगा। आई जीन हाउसकीपिंग है, हर वक्त एमआरएनए बनाएगा और ट्रांसलेशन से उसके रिप्रेशर प्रोटीन बनता है, राइट। तो सेकंड तो इनकरेक्ट हो गया। तीसरा लिखा है लैक्टोज इनहिबिट करता है एमआरएनए सिंथेसिस को, गलत है। लैक्टोज प्रमोट करता है, यह भी गलत है। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा? फर्स्ट वाला। एनसीईआरटी पेज 100, 101, आंसर 1 है, राइट। अगला देखिए, हिंदी में सेम क्वेश्चन, आंसर वही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वीएनटीआर? वीएनटीआर जानता है ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अच्छा, वीएनटीआर बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर्ड टू एज माइक्रोसैटेलाइट। क्या बच्चों ये सही है? वीएनटीआर माइक्रोसैटेलाइट कैटेगरी के? नहीं, मिनी सैटेलाइट कैटेगरी के। तो ये तो गलत हो गया, राइट। अच्छा, कॉपी नंबर ऑफ वीएनटीआर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है, आप सब जानते हैं वीएनटीआर शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। वीएनटीआर का नंबर पर्सन टू पर्सन अलग होगा, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम अलग होगा, इवन इन होमोलोगस क्रोमोसोम में भी अलग होता है, राइट। तो ये तो सही है। वीएनटीआर डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन, ऑब्वियस नॉन फंक्शनल डीएनए वाले पार्ट में होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, द नंबर ऑफ रिपीट ऑफ वीएनटीआर शो वेरी लो डिग्री, नहीं, शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बच्चों, है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसलिए ये तो गलत हो गया। तो बस सेकंड और थर्ड करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड देखो जरा, थर्ड ऑप्शन में है, एनसीईआरटी पेज 105-6 से है। बच्चों हमने वही क्वेश्चन लिए जो एनसीईआरटी बेस्ड है और आपको तैयार इसी हिसाब से करना है। हिंदी में सेम क्वेश्चन, आंसर वही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बच्चों पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था जहां पर स्टेप को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना था, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है। देखिए, फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी हुई है, इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, फिर ब्लॉटिंग, फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब बच्चों करेक्ट एनसीईआरटी है ये, करेक्ट ऑर्डर आप सब जानते हैं। सबसे पहले क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब 6 तो 2 में ही है। अच्छा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद फिर क्या कराओगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे, सही है। 6 फिर 1 हुआ, 1 तो इसमें भी है। देखिए, डाइजेशन के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे और डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे तो थर्ड आ जाएगा। थर्ड दोनों में है, अभी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अच्छा, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद अपन क्या कराते हैं? ब्लॉटिंग कराते हैं, राइट। तो इधर तो 4th है, इधर 5th है, तो ब्लॉटिंग आएगा 5th। फिर ब्लॉटिंग के बाद वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइज कराते हैं रेडियो एक्टिव से, मतलब 2nd हो गया। और फिर ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करते हैं बेंडिंग पैटर्न को, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? थर्ड। एनसीईआरटी पेज 106, एनसीईआरटी में है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट से रिलेटेड वो जरूर करें। अच्छा, हिंदी में हो गया ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? एचजीपी के लिए क्या करेक्ट है? ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मेथड, इसमें सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली कोडिंग पार्ट होती क्या? हां बिल्कुल, याद है। ईएसटी को एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस या जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। तो फंक्शनल पार्ट को तो सीक्वेंस करता है, ये तो सही है। अच्छा, सीक्वेंस एनोटेशन याद है, ब्लाइंड अप्रोच कहते हैं, कोटा में आपको पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी में लिखा है ये कि ये सीक्वेंस एनोटेशन ब्लाइंड अप्रोच है, इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग पार्ट दोनों की सीक्वेंसिंग होती है, तो ये तो गलत हो गया। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर कोडिंग पार्ट को सीक्वेंस करता नहीं, जितना है सारे डीएनए को सीक्वेंस करेगा। क्लोनिंग वेक्टर यूज किया गया था, टीआई और आरआई प्लाज्मिड, गलत है। याद है, बीएसी और वाईएसी यूज किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट, ईएसटी मेथड। ठीक है बच्चों, आंसर वही है, फर्स्ट। और एनसीईआरटी 12 पेज नंबर 103, राइट। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। अ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल, नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब समझते हो बच्चों?
N14 मतलब लाइट डीएनए, राइट, is continuously replicated in N15 medium, then what will be the percentage of pure light DNA molecules in fourth generation? देखिए शुरुआत कहां से कर रहे हो, N14 से, कहां रख दिया, N15 मीडियम में। फोर्थ जनरेशन में कितने डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 1 से, पहले जनरेशन में 1 से 2, दूसरे में 2 से 4, तीसरे में 4 से 8, चौथे में 8 से 16, 16 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होंगे, राइट। लेकिन आपको हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि जब लाइट डीएनए से या हैवी डीएनए जिससे भी शुरुआत करोगे, राइट, दो में से किसी से भी शुरुआत करोगे तो रिजल्ट क्या होता है, फोर्थ जनरेशन में 16 डीएनए बन गए, लेकिन उनमें से 2 हाइब्रिड होंगे, बाकी जैसा मीडियम 2 हाइब्रिड होंगे, N14 N15। अब बाकी 14 जो बचे वो हैवी होंगे, N15 तो लाइट डीएनए N14 तो कोई है ही नहीं, तो 0 होगा ना, तो आंसर 0% जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पेज 89 से रिलेटेड है ये, ठीक है। आइए अगला देखते हैं बच्चे, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, न्यूक्लियोसोम के लिए एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया है। आइए देखते हैं। आप सब जानते हैं जिसे ए लेबल किया गया है ये क्या है, ये डीएनए ही तो है, डीएनए। और याद है ये बी जो लेबल किया गया है ये क्या है, H1 हिस्टोन है, और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। तो आंसर तो फर्स्ट ही जाएगा, राइट। और एनसीईआरटी पेज 83 का डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी करें, नीट में आते हैं, सेम क्वेश्चन हिंदी में। अच्छा अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड अकर्स इन। देखिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज किया जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड बने या लैगिंग, याद है ना, आप सब जानते हैं लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड द फॉर्क बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द फॉर्क बनता है, लेकिन बनते दोनों 5 से 3 है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में ही डीएनए बना सकता है। तो लीडिंग हो या लैगिंग, किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3, 3 to 5 नहीं, 5 to 3 यही आंसर होगा। टर्मिनेटर टू प्रमोटर, ये बच्चे तो ये तो यहां से रिलेवेंट ही नहीं है, यहां पर एनी डायरेक्शन नहीं, तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड। ये लीजिए आंसर 2, एनसीईआरटी पेज 91, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होते हैं, तो भी 5 से 3। डीएनए लीडिंग वाला बने या लैगिंग वाला, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बने या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेंगे, तो 5' to 3' डायरेक्शन, राइट बच्चों। अगला देखिए, इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर किधर को लोकेटेड है, बच्चों देखो सारे रेफरेंस कोडिंग स्टैंड पर दिए जाते हैं, एनसीईआरटी लिखती है, मतलब प्रमोटर हो या टर्मिनेटर कहां लोकेट करोगे, कोडिंग स्टैंड पर। याद है आपको, ये जब आप ऐसे बनाते हो, यहां पर प्रमोटर लिखते हो, यहां पर प्रमोटर लिखते हो, यहां पर टर्मिनेटर लिखते हो, राइट। अब प्रमोटर टर्मिनेटर जब लिखते हो तो मान लीजिए ये 5' to 3' स्ट्रैंड है, ये 3' to 5' है, तो 5' से 3' वाले स्ट्रैंड को आप क्या बोलते हो, कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। और 3 to 5 वाले को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हो। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर को लोकेट कोडिंग स्ट्रैंड पर करते हैं, तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर ही तो है प्रमोटर, राइट। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर, मतलब 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पर प्रमोटर होगा, राइट। आंसर वही है 2, और एनसीईआरटी पेज 92 से है, ये हिंदी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, राइट। अगला देखें। अच्छा आइए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से है। इफ द डीएनए ऑफ वायरस इज लेबल्ड विथ P32 phosphorus 32 radioactive and the protein coat of virus is labeled with sulfur 35 after transduction, which molecule would be present inside bacterial cell? हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है। कहने का मतलब यह है वायरस के डीएनए को हमने रेडियो एक्टिव कर दिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस देकर, और वायरस के प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिव कर दिया S35 देकर। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसडक्शन के बाद जब वायरस इन्फेक्ट कर लेगा बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया के अंदर कौन रेडियो एक्टिव होगा,
तो आप सब जानते हो वायरस का जो कंपोनेंट बैक्टीरिया के अंदर जाएगा वो रेडियो एक्टिव दिखेगा, बैक्टीरिया के अंदर वही रेडियो एक्टिव होगा। तो आप सब जानते हो वायरस का जो प्रोटीन कोट है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं करेगा, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं दिखेगा। वायरस का डीएनए जाएगा और डीएनए में क्या लगाया है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन सा दिखेगा रेडियो एक्टिव फास्फोरस, P32 दिखेगा, राइट। तो P32 ओनली। सल्फर कहां इंटीग्रेट होता है, प्रोटीन में। अब प्रोटीन कोट ऑफ वायरस डजंट एंटर बैक्टीरिया, याद रखिएगा। डीएनए जाएगा वायरस का किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जा रहा है तो डीएनए ही रेडियो एक्टिव होगा, मतलब P32, राइट। आंसर फर्स्ट, एनसीईआरटी पेज 86, राइट बच्चों। अगला देखें, What is the role of RNA polymerase first in the process of transcription in eukaryotes? बच्चों यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, 5s rRNA छोड़कर सभी तरह के rRNA बनाता है कि नहीं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड hnRNA बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड tRNA बनाता है, 5s rRNA बनाता है, राइट, और snRNA बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है, 5s rRNA, tRNA और snRNA। यहां तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का पूछा तो बोल दो हर तरह का rRNA बनाता है एक्सेप्ट 5s। तो ये देखो ना, ट्रांसक्राइब्स rRNAs 28s, 18s एंड 5.8s। यही तो बच्चों आंसर जाएगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, याद रखना है तीनों आरएनए पॉलीमरेज के काम, राइट। आंसर है 1, एनसीईआरटी पेज 94, 95 से, राइट। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D and select the option which include all the correct ones only। सभी करेक्ट वन हो ऐसा। तो देखिए जरा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन सेम कंपार्टमेंट इन बैक्टीरिया। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होते हैं बैक्टीरिया में। क्या ये लाइन सही है, बिल्कुल सही है। अगला, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट एडवांस फीचर, नहीं प्रिमिटिव फीचर, ये तो गलत हो गया। द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, बिल्कुल सही है बच्चे। कोई भी प्रोसेस जिसमें आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है वो डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड बताता है, ये बताया गया है आपको यहां, तो ये सही है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन स्प्लिट जीन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी मतलब कोई एंटिक चीज, कोई बहुत पुरानी चीज जो आज भी एग्जिस्ट करती है। तो इंट्रॉन का होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, बिल्कुल सही है ये। तो कौन कौन से सही हो गए, ए, सी और डी। तो आंसर क्या हो गया हमारा, थर्ड, एनसीईआरटी पेज 94, 95 से, राइट। याद रखिए ये सही है, हिंदी में सेम। अच्छा 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो टीआरएनए। एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि देयर आर नो एनी टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन कौन कौन है, UAA, UAG, UGA, इनमें से जो हो देख लो। UAA दिया है तो यही तो आंसर होगा, राइट। आंसर होगा फर्स्ट, एनसीईआरटी पेज 98 से, राइट। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस व्हेन कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड इज सिंथेसाइज्ड एंड ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड। पॉलीपेप्टाइड पूरा बन गया, ट्रांसलेशन रुक गया। This polypeptide is separated from last tRNA molecule by the activity of, ये तो एनसीईआरटी है बच्चों। लास्ट tRNA पर जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है, तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को कौन रिलीज कराएगा, नाम से पता चल रहा है, रिलीज कराएगा, बोले तो रिलीज फैक्टर। एनसीईआरटी में है ये, ठीक है, आपको बताया गया है। तो आंसर क्या जाएगा, रिलीज फैक्टर, हिंदी में विमुक्ति कारक, राइट। एक देख लीजिए, आंसर थर्ड है, एनसीईआरटी पेज 99 से। लास्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, आइए। फॉर द गिवन डीएनए सेंस स्ट्रैंड, जरूरी नहीं है नीट में सेंस स्ट्रैंड लिखा हो। 5' से 3' अगर कोई डीएनए दिया हुआ है, 5' से 3' सीक्वेंस में कोई डीएनए दिया है, तो अपने आप समझ जाना कि ये सेंस स्ट्रैंड है या कोडिंग स्ट्रैंड है। What must be the related correct RNA sequence?
ये कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड दिया है, इससे आरएनए क्या बनेगा? आप सब जानते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता। किससे बनता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 3 to 5 होता है। इसीलिए आपको कोटा में बताया गया है, आप सबने पढ़ रखा है कि कोडिंग स्ट्रैंड का या सेंस स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वही एमआरएनए का सीक्वेंस होता है। पोलैरिटी भी वही होगी 5 to 3, तो सेम रखना है, बस टी की जगह यू लगा देना है। आइए देखें, 5' to 3' रखना है, जहां जहां टी है वहां वहां यू लगा देना है बस। तो देखो जरा ACG, ये लेकिन 3 to 5 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं करना है ऐसा कि 5 के नीचे आप एंटी पैरेलल बनाते हो, 5 के नीचे 3 लिख देते हो, नहीं मानना है। सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी है वही पोलैरिटी लेनी है। तो 5 3 है और ACG टी की जगह U, A फिर U, फिर CCG फिर टी की जगह U, फिर AC, ये हुआ ना। तो सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड अगर दिया है 5 से 3 दिया, अगर देखो 3 से 5 वाला दिया होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते, ए के सामने यू, टी के सामने ए, ऐसे बनाते। लेकिन 5 से 3 दिया मतलब कोडिंग स्ट्रैंड है, उसी को दोबारा लिख दो 5 से 3 ही सीक्वेंस में। समझ रहे हैं मेरी बात? बस टी की जगह यू रखना होता है। क्लियर सबको? ये हो गए 20 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपने इस T20 सीरीज के इस एपिसोड को ध्यान से सुना होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ होगा। हमें विश्वास है कि इस सीरीज की सहायता से आपके नीट एग्जाम में मार्क्स इस टॉपिक के जरूर इंप्रूव होंगे और ऐसे ही बाकी टॉपिक के अगले एपिसोड्स आपके सामने आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।